नमस्कार दोस्तों, देसी दिल वाले में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ सिनेमा नहीं बदला बल्कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को एक नया जन्म दिया। ये कहानी है मुगले आजम की। कहानी उस फिल्म की है जिसके लिए कहते हैं कि सपनों में भी लोग इसे बनाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेट इतना बड़ा था, इतनी बारीकियां थी और एक ऐसी लव स्टोरी जो आज भी अधूरी सी लगती है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं मुगले आजम के उन राजों से जो शायद ही आपने कहीं सुने होंगे। साल था 1944। दूरदेव विश्व युद्ध चल रहा था। भारत में अंग्रेजों का राज था और के आसिफ नाम का नौजवान दिल में एक सपना लिए घूम रहा था कि बादशाहों की मोहब्बत फिल्म बनाने का। उस दौर में जब लोग 50-60 मिनट की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बना रहे थे, तो के आसिफ ने प्लान बनाया कि इतनी बड़ी फिल्म बनाऊंगा कि जिसे देखने के लिए टिकट नहीं, भीख मांग कर लोग पैसे देंगे। क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में मुगले आजम में चंद्रमोहन को अकबर का रोल दिया गया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के कारण स्टूडियो बंद होते गए और फंडिंग अटक गई। फिर एक दिन खबर आई चंद्रमोहन नहीं रहे और फिल्म वहीं अटक गई। के आसिफ हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सालों बाद फिर से नई कास्टिंग शुरू की और इस बार बादशाह अकबर बने पृथ्वीराज कपूर। मधुबाला एक नाम, एक हुस्न, लेकिन अनारकली बनने से पहले ये रोल कई हीरोइनों को ऑफर हुआ था। दुर्गा खुटे, नरगिस, लेकिन के आसिफ को चाहिए थी वो मासूमियत जो अनारकली में ब्रीथ कर सके। मधुबाला उस वक्त दिल की बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन अनारकली का रोल करते हुए वो जैसे असली अनारकली बन गई थी। सलीम का रोल किसी और को मिलना ही नहीं था, ये लिखा था दिलीप कुमार के लिए। लेकिन कहते हैं कि दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच उस वक्त पर्सनल टेंशन भी था। कोर्ट केस, प्यार, इज्जत सब कुछ दांव पर लगा था और फिर भी कैमरे के सामने दोनों ने ऐसी केमिस्ट्री दी जो आज तक कोई नहीं जोड़ पाया। अब हम बात करते हैं उस चीज को जिसने मुगले आजम को इमोशनल बना दिया, उसका शीश महल सेट। इस शीश महल के लिए ग्लास मंगाए गए थे, आगरा से कारीगर बुलाए गए और 2000 शीशों का हाथ से काटा गया। और जब मधुबाला उस शीश महल में प्यार किया तो डरना क्या, पर थिरकती हैं तो लगता है हर शीशा कुछ कह रहा है। नौशाद साहब वो जादूगर जिन्होंने लता मंगेशकर को रात भर रिकॉर्डिंग करवाई। प्यार किया तो डरना क्या को रिकॉर्ड करने में सिर्फ लता जी को 18 घंटे लगे थे और तब जाकर वो ईगो निकला जो शीश महल में गूंजता है। पृथ्वीराज कपूर ने असली तलवारों से फाइट सीन शूट किए थे। सेट पर हाथ में चोट लगी, लेकिन कहते हैं कि के आसिफ ने रियल फील चाहिए था। पृथ्वीराज बोले रियल है तो खून भी असली ही होगा, और वही हुआ था। मुगले आजम 1960 में ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज हुई थी, लेकिन क्लाइमैक्स का शीश महल सॉन्ग कलर में था, जिसे स्पेशल लेंसेज से शूट किया गया था। 2004 में पूरी फिल्म को डिजिटली कलर किया गया। ये अपनी तरह का पहला मेगा प्रोजेक्ट था। के आसिफ ने डायलॉग्स के लिए उर्दू के बड़ी शायरों से काम करवाया था। अकबर के डायलॉग्स को लिखने में महीनों लगे थे। पृथ्वीराज कपूर के डायलॉग्स आज भी मिमिक्री आर्टिस्ट को बियर्ड बटक देते हैं। 5 अगस्त 1960 मुगले आजम रिलीज हुई थी। हॉल के बाहर घोड़े खड़े हुए थे। लोग टिकट ब्लैक में 10 गुना दाम में ले रहे थे। 50 हफ्तों तक हाउसफुल रहा था। ये उस दौर में ब्लॉकबस्टर ऑफ द कंट्री बन गया था। मुगले आजम जितना बड़ा नाम है, उतनी ही बड़ी इसके पीछे कंट्रोवर्सी भी रही है। जब फिल्म का पहला सेंसर बोर्ड के पास हुआ तो बोर्ड को लगा इस फिल्म की बगावत है। सलीम के रेबेलियस डायलॉग्स और अकबर के खिलाफ बोलने वाला बेटा और अनारकली को लेकर राजा का गुस्सा। बोर्ड ने के आसिफ से कहा कि कुछ सीन काट दो और कुछ डायलॉग्स बदल दो, लेकिन के आसिफ ने साफ मना कर दिया और कहा ये कहानी नहीं, इतिहास है।
3 महीनों तक सेंसर बोर्ड और प्रोड्यूसर के बीच चिट्ठियों का सिलसिला चलता रहा। आखिरकार बोर्ड को झुकना पड़ा और फिल्म पास करना पड़ा। क्या आप जानते हैं मुगले आजम में अनारकली को दीवारों में चिनवाने वाला सीन असली इंस्पिरेशन से लिया गया था। इतिहास में भी अनारकली के लिए कहा जाता है कि अकबर ने उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, पर आज भी इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। फिल्म में के आसिफ ने इसे पोएटिक जस्टिस की तरह दिखाया था, लेकिन शूट करना आसान नहीं था। मधुबाला को एक बंद और असली ईंटों वाली दीवार के पीछे खड़ा किया गया था। सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। सिर्फ उन्हीं के लिए वेंट बनवाए गए और लाइट सेट किया गया कि वो डर और घुटन असली लगे। एक किस्सा और है क्लाइमैक्स सीन में, जब अकबर अनारकली के लिए ट्यूनल बनवाता है। वो सीन आसिफ शाह सिर्फ एक टेक में चाहते थे। स्पोर्ट बॉय से लेकर पृथ्वीराज कपूर तक सब परेशान थे। सब बोले इतना बड़ा डायलॉग्स एक टेक में कैसे। पृथ्वीराज बोले कर देंगे, और यकीन मानिए वो सीन एक ही शॉट में परफेक्ट हुआ था। कहा जाता है उस दिन स्टूडियो में तालियों की आवाज 5 मिनट तक गूंजती रही थी। मुगले आजम के कॉस्ट्यूम किसी डिजाइनर में नहीं बल्कि असली मुगल पेंटिंग से रिक्रिएट किए गए थे। मुगल काल के पेंटिंग से रेफरेंस लिया गया था। अकबर के कॉस्ट्यूम्स के लिए असली जरी और असली सिल्क इस्तेमाल हुआ था। उस जमाने में इतना कॉस्टली था कि कॉस्ट्यूम की कीमत उस वक्त की एक फाइट कार के बराबर थी। अब बात करते हैं उस ग्रैंड एलिफेंट फाइट सीन की, जिसे आज तक लोग नहीं भूल सके। ये कोई वीएफएक्स नहीं था, 2 असली हाथी भिड़ाए गए थे। हैंडलर्स, एनिमल्स, ट्रेनर्स, पूरे 20 दिन की रिहर्सल हुई थी और फिर सीक्वेंस शूट किया गया था। पृथ्वीराज कपूर को असली हाथी के सामने खड़ा किया गया था और बिना बॉडी डबल के। इस सीन में असली धूल, असली पसीना और सब कुछ असली था। कहते हैं कि मुगले आजम की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला की पर्सनल लाइफ में तूफान था। कभी दोनों साथ थे और फिर कोर्ट केस हुआ। फिर भी स्क्रीन पर दोनों के प्यार की वो केमिस्ट्री, जिसे देखकर लोग आज भी कहते हैं ये सच्चा प्यार था। के आसिफ ने दोनों को कंफर्ट जोन देने के लिए अलग ड्रेसिंग रूम रखवाए थे। शूटिंग से तब होती थी जब दोनों रेडी हों, लेकिन जब कैमरा ऑन होता था तो सब भूल जाते थे। अब हम बात करते हैं मुगले आजम के गानों की। नौशाद साहब ने बड़े गुलाम अली खान से एक ठुमरी गाने की गुजारिश की थी। उन्हें क्लासिक लेजेंड कहा जाता था। उन्होंने साफ कहा था मैं फिल्म में नहीं गाऊंगा। नौशाद ने पूछा गुरुजी कितने पैसे लोगे? बड़े गुलाम अली खान बोले 25,000 रुपए, और उस वक्त लचा दी को सिर्फ पर सॉन्ग 500 रुपए मिलते थे। नौशाद साहब बोले ठीक है 50,000 दूंगा, पर गाना चाहिए। और फिर प्रेम जोगन बनके गाना बना, जो आज भी अमर है। 1960 में मार्केटिंग के लिए इंटरनेट या टीवी एड्स नहीं थे, तो मुगले आजम का प्रमोशन कैसे हुआ? जी हाँ, एलिफेंट, हॉर्सेस, डेकोरेशंस, कैमल्स और लाइव तबला ढोल के साथ। बॉम्बे में मराठा मंदिर से बाहर रॉयल वेलकम रखा गया। लोगों ने पहली बार देखा मूवी का प्रमोशन भी इतना रॉयल हो सकता है। मुगले आजम ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़े बल्कि इंडस्ट्री के रूल्स भी बदल दिए थे। उस वक्त एवरेज टिकट प्राइस 1 से 2 रुपए था। मुगले आजम के शोज में 10 रुपए तक टिकट ब्लैक में बिकता था। मराठा मंदिर में ये फिल्म 3 साल तक चली, एक ही स्क्रीन पर। ये आज भी रिकॉर्ड है। कि आसिफ का सपना था कि मुगले आजम को दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन पर दिखाना, लेकिन वो इसे दिखा नहीं पाया। 1971 में उनका देहांत हो गया, फिर वो अमर हो गए। मुगले आजम का पोस्टर डिजाइन भी एक क्रांति की तरह था। उस दौर में पेंटेड पोस्टर्स चलते थे और आसिफ साहब ने पोस्टर आर्टिस्ट से कहा कि मधुबाला के चेहरे पर हुस्न की वो झलक चाहिए जो अनारकली के लिए इमोशनल बन जाए। और रिजल्ट ये रहा कि मुगले आजम का हर पोस्टर आज भी आर्ट कलेक्टर के पास लाखों में बिकता है। मुगले आजम का साउंड इतना क्लियर कैसे था जब टेक्नोलॉजी उतनी मॉडर्न नहीं थी, तो रिकॉर्डिंग बंद करवा कर किया गया था।
कोई भी अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ साउंड टीम रहेगी। नॉइस प्रूफिंग के लिए स्टूडियो में एक्स्ट्रा कारपेट बिछवाए गए थे। और एक दिलचस्प किस्सा भी है कि मुगले आजम की जबरदस्त पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में भी थी। लाहौर के थिएटर ऑनर ने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि फिल्म पाकिस्तान में भी दिखानी है, लेकिन उस वक्त इंडो पाक रिलेशन अच्छे नहीं थे। आखिरकार ब्लैक प्रिंट के जरिए कुछ रील्स पाकिस्तान पहुंची और वहां भी मुगले आजम हाउसफुल चली। लोग कहते हैं कि सिनेमा कभी बॉर्डर नहीं देखता, और वो बात सच थी। मुगले आजम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के कई डायरेक्टर के लिए इंस्पिरेशन बन गई। हॉलीवुड में 1960 के ग्रैंड सेट पर बनने वाली पीरियड्स फिल्म जैसे क्लियोपेट्रा 1963 में आई, में कई ऐसे एक्सपर्ट ने माना कि उन्होंने मुगले आजम की डिटेलिंग से इंस्पिरेशन ली है। शीश महल कॉन्सेप्ट, रॉयल कोर्ट्स, ये सब देखकर ऐसा लगता था। मुगले आजम की रिलीज के बाद के आसिफ ने और बड़ी फिल्म प्लान की जिसका नाम था लव एंड गॉड। कहते हैं कि ये फिल्म लैला मजनू पर थी। आसिफ साहब इसे मुगले आजम से भी बड़ा बनाना चाहते थे। गुरुदत्त को मजनू लेना चाहते थे, लेकिन गुरुदत्त की मौत हो गई। फिर संजीव कुमार को मजनू लिया गया, लेकिन वो भी बीच में चल बसे। कहते हैं ये फिल्म आसिफ के साथ ही अधूरी रह गई, जो कोई किस्मत का इशारा था। 2004 में मुगले आजम को डिजिटली कलर किया गया। वो आप एक माइलस्टोन था। इंडिया सिनेमा हिस्ट्री में पहली बार किसी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को इतना ग्रैंड स्केल पर कलर किया गया था। करीब 1000 से ज्यादा आर्टिस्ट ने फ्रेम बाय फ्रेम पेंटिंग की। क्लॉथ के कलर, ज्वेलरी के शेड, सब कुछ प्रूफ करके तय किया। ये प्रोजेक्ट करीब 2 साल चला और जब कलर वर्जन थिएटर में आया तो नई जनरेशन को मुगले आजम फिर से देखने का मौका मिला। मुगले आजम के डायलॉग सिर्फ नॉर्मल लाइंस नहीं थे, ये उर्दू पोएट्री थे। मधुबाला को डॉक्टर्स ने मुगले आजम के बाद सर्जरी की सलाह दी, लेकिन वो चाहती थी कि अनारकली के नाम से ही लोग उन्हें याद रखें। उनकी हार्ट डिजीज इतनी बढ़ गई कि फिल्म के कुछ सीन्स में वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ सेट पर आती थी। आज भी जब लोग कहते हैं कि सिनेमा में कोई इमोशनल नहीं होता, तो मधुबाला इसके सबसे बड़ा एक्सेप्शंस हैं। क्या आप जानते हैं मुगले आजम के आइकॉनिक शीश महल सेट को बाद में टूरिज्म के लिए बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस दौर में इंडियन स्टूडियोज में सेट को प्रिजर्व करने का कॉन्सेप्ट नहीं था। शूटिंग खत्म होते ही शीश महल को डिसमेंटलिंग कर दिया गया और बहुत सी ग्लास पीसेस कलेक्टर ने खरीद लिए हैं। दोस्तों, मुगले आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक जुनून था और एक ऐसा सपना था जो कि उस दौर में नामुमकिन था। ये वो कहानी थी जिसने दिलों में शीश महल बना दिए और जिसने सिनेमा को ताजमहल जितना अमर कर दिया। एक एक कांच के टुकड़े से कैसे मुगले आजम को लेजेंडरी फिल्म बनाई गई, कैसे अनारकली लाहौर की गलियों से निकले और दिलीप कुमार और मधुबाला के पर्सनल प्यार की हकीकत बनी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दिल से कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ये रॉयल महफिल, क्योंकि मुगले आजम सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये हम सबका इक्स है। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।